Now we will study how to make human respiratory system diagram easily। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरह से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम इजीली बना सकते हैं। तो आइए बोर्ड पे ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जिस तरह आपकी नोटबुक है, आप उस नोटबुक का जो पेज है आप उसे हाफ फोल्ड कर लेंगे और हाफ फोल्ड करने के बाद में आपको एक लाइन दिखाई देगी जो कि मैं यहाँ बोर्ड पे बना रहा हूँ। ये मैं मेरे लिए बना रहा हूं क्योंकि मैं बोर्ड को फोल्ड नहीं कर सकता हूं। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरे लिए वो लाइन है, जस्ट हल्की सी लिटिल बिट लाइन है जो कि ताकि समझ में आ जाए कि हम कहां जा रहे हैं। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम में सबसे पहले बेटा आप एक लाइन लेंगे, दिखाई दे रही है आपको, इस लाइन के ऊपर की तरफ एक लाइन और लेंगे और जो ये आपने लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन के दूसरी तरफ चले जाएंगे और इस लाइन से जस्ट आगे की तरफ जाएंगे, आप देख रहे हैं बोर्ड पे। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप कंटिन्यू नीचे की तरफ लेके आएंगे और लगभग आप यहां ले आएंगे। क्लियर हुआ। अब हम आगे क्या करेंगे, जस्ट इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करेंगे जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बट हल्का सा इसको बाहर निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, हल्का सा इधर भी बाहर निकालेंगे, दोनों को नीचे की तरफ हम लेके जाएंगे और इन दोनों पोर्शन को ज्वाइन कर देंगे जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। क्लियर हुआ। तो एक हट लाइक स्ट्रक्चर, एक झोपड़ी जैसी स्ट्रक्चर हम लोग यहां बना देंगे जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। जस्ट इसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप कंटिन्यू लाएंगे और इस पोर्शन से मिलाते जाएंगे। हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगी स्टूडेंट्स, और ये हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं ये 15 से 20 के करीब होती हैं। तो हम यहाँ जरूरी नहीं है कि इस डायग्राम में आप 15 से 20 ही बनाएंगे, आप जस्ट अपने हिसाब से आप इन स्ट्रक्चर्स को बना देंगे और ये ध्यान रखना कि ये जो लाइन है ये आपकी लगभग पैरेलल रहे और इससे बाहर ना जाएं आप। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को जो आपने लॉन्ग ट्यूब बनाई है, इस ट्यूब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। क्लियर हुआ। अब स्टूडेंट्स बोर्ड पे ध्यान देना और समझना, जब आप इतना डायग्राम बना लेंगे तो इतना बनाने के बाद देखो ये हल्की सी जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को आप नीचे की तरफ लेके आएंगे बेटा और यहां एक डॉट लगाएंगे और इसी डॉट को अगर आप पैरेलल लेंगे तो यहाँ एक डॉट बनेगी, पर आप इसको बिल्कुल पैरेलल नहीं लेके आएंगे, जस्ट इसके नीचे की तरफ लगभग आप यहाँ एक डॉट बनाएंगे और इस डॉट को इस डॉट के साथ आप मिलाएंगे और मिलाने के दौरान ध्यान रखेंगे कि आप इसे बिल्कुल सीधा नहीं मिला रहे हैं, हल्का सा कर्व्ड बना रहे हैं और इस लाइन को आप डार्क कर देंगे जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इस पॉइंट को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक बात ध्यान रखना, जब आप इस लाइन को लेके जाएं उससे पहले ध्यान रखें कि ये जो पोर्शन है आपका, यहां एक हल्की सी लाइन लगा लें आप, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि आप इस पॉइंट से ऊपर आप लंग्स का डायग्राम नहीं बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जो ये लाइन लेंगे इस लाइन से ऊपर नहीं जाएंगे। तो बोर्ड पे ध्यान दें आप लोग, हमने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ गए, हल्का सा देखो उससे ऊपर नहीं गए हम लोग, और फिर क्या किया बेटा, हमने इसको नीचे की तरफ गए, कंटिन्यू चाहते जा रहे हैं और फिर यहां से इसको बैंड कर देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस जगह से इसको नीचे की तरफ लाएंगे और कंटिन्यू इस पॉइंट से नीचे जाएंगे और नीचे जाके बेटा एक बात ध्यान रखना, ये वो जो सेंटर लाइन थी, ये सेंटर लाइन को ऐसे टच नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उससे पहले ही आप इसको बैंड कर देंगे जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, कंटिन्यू नीचे की तरफ जाएंगे और स्टूडेंट्स आप इसको इसके साथ मिला देंगे। क्लियर हुआ। तो ये आपने एक साइड का लंग्स बनाया है, दैट इज द राइट, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, दैट इज द राइट। अब हम देखो क्या करेंगे, सेकेंड जो डायग्राम अब आपने बनाना है, सेकेंड डायग्राम बनाने से पहले आप एक ही साइड का डायग्राम बनाए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको डबल मेम्ब्रेन का बना देंगे। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो है सिंगल ट्यूब थी, इस ट्यूब को बेटा हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, 2 पार्ट्स में हम लोग इसे डिवाइड कर चुके हैं जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं।
तो इस डबल जो ट्यूब आपने बनाई, इस ट्यूब को और आगे नैरो पार्ट्स में आप डिवाइड कर देंगे, जैसा कि आप बोर्ड्स पे देख रहे हैं। और बोर्ड पे आपको जो दिखाई दे रहा है, मैं इस ट्यूब को और आगे फाइन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर हुआ? तो ये जो फाइन ट्यूब्स बनेंगी आगे और फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगी, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। कंटिन्यू मैं इन पार्ट्स को आगे डिवाइड करता जा रहा हूं। तो जो ट्यूब हम बना रहे हैं, इन ट्यूब्स को हम और आगे डिवाइड करते जा रहे हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट, अब जो लास्ट में बिल्कुल एंड पोर्शन पे बचेंगे, हम लोग पहुंचेंगे, उस पोर्शन को अगर हम बड़ा करके देखें, उस पोर्शन को अगर हम बड़ा करके देखें तो हमें कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी स्टूडेंट? ये मान लीजिए वो ट्यूब थी, इस ट्यूब को हम क्या कर रहे हैं और आगे फाइन ट्यूब में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर हुआ? और इन ट्यूब्स को हम क्या करेंगे, आखिर में एंड में बेटा बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या है, लास्ट एंडिंग पॉइंट होंगे। दीज आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें आप क्या कह सकते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी इस डायग्राम को हम कंप्लीट नहीं मानेंगे, क्योंकि बोर्ड में जब बोला जाता है कि ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसका जो आधा पार्ट जो बचा है वो भी आपको कंप्लीट करना होगा। और उस आधे पार्ट को कंप्लीट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब आप पेंसिल से इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, तो आपने जो ये डायग्राम इतना बनाया है, इस डायग्राम को इतना बनाने के बाद आप क्या करेंगे, जस्ट जब आपने इसको स्टार्टिंग में फोल्ड किया था, स्टार्टिंग में जहां से आपने इसको फोल्ड किया था, जस्ट इसको दोबारा फोल्ड करेंगे और हल्का सा क्या कर देंगे स्टूडेंट, ट्रेस कर देंगे। तो ट्रेस करने पे क्या होगा कि ये जो पार्ट इसका हम बना चुके हैं वो सेम टू सेम पार्ट आपका यहां भी क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स हैं बच्चों बायो के, जिन्हें हम आसानी से समझा जा सकता है, जिन्हें हम समझ सकते हैं। और वाया प्रैक्टिस, एक तो हार्ड वर्क होता है और स्मार्ट वर्क होता है, तो हम जब दोनों को मिक्स करते हैं तो रिजल्ट भी जल्दी आता है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो मैं चाहूंगा कि जब आप इस डायग्राम को समझें और आप इस डायग्राम को बनाएं तो वैसे ही बनाएं जैसे मैं आपको कह रहा हूं। तो इतना हाफ बनाने के बाद आप इस पेज को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे स्टार्टिंग से जहां आपने फोल्ड किया था, और ये सेम डायग्राम आपका पेस्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम पे कुछ और हमारी फिनिशिंग रहती है, बोर्ड पे ध्यान दो। ये हम क्या बना रहे हैं, दीज आर द रिब्स। हम क्या बना रहे हैं, दीज आर द रिब्स। और रिब्स के बारे में आपको पता हो कि रिब्स हमारी बॉडी में दीज आर 24 इन नंबर, 12 इन पेयर, टोटल 12 पेयर कह सकते हैं। तो 12 पेयर जो रिब्स होती हैं ये बेटा हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो अब इसकी नेमिंग पे जाते हैं हम लोग। पूरी क्लास आप लोग ध्यान देना कि हम इसका नेमिंग कैसे करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से समझें। देखें, जो सबसे ऊपर का जो पैसेज है, इस पैसेज को कहा जाता है दैट इज द नेजल पैसेज। नेजल पैसेज कहेंगे। जो लोअर पोर्शन देख रहे हैं दैट इज द ओरल पैसेज, हम इसे ओरल पैसेज कहते हैं, क्योंकि हम रेस्पिरेशन जो है बच्चों वो नोज से भी कर सकते हैं और वो हम माउथ से भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस सिस्टम में दोनों ही पोर्शन को पढ़ रहे हैं, नेजल पैसेज को भी और स्टूडेंट दैट इज द ओरल पैसेज को भी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इस जगह की बात करेंगे। ये जो ओपनिंग दिख रही है, दिस इज ए कॉमन चैम्बर, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, दैट इज द फेरेनिक्स। इसे आप क्या कहेंगे स्टूडेंट, दिस इज द कॉमन चैम्बर ऑफ एयर एंड फूड पाइप। एयर पाइप और फूड पाइप का दोनों का कॉमन चैम्बर है, दैट इज द फेरेनिक्स। और फेरेनिक्स को भी अगर हम और अच्छे से पढ़ें, डिटेल में अगर हम जाएं, तो इसके 3 पार्ट्स लेते हैं। जैसे कि आप इस पार्ट को अलग नेम दे सकते हैं जो कि नेजल पैसेज से आ रहा है, ओरल पैसेज से जो आ रहा है बच्चों आप इसे दूसरा नाम देंगे, और इस हिस्से को एक और नाम दिया जाता है। तो जनरली हम इस तरह से फेरेनिक्स के 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ओपनिंग की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की। जो आप ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं, दिस मेम्ब्रेन इज कोल्ड एपिग्लोटिस। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स आप इसे, दैट इज द एपिग्लोटिस कहेंगे। और एपिग्लोटिस का फंक्शन आप जानते हैं, ये क्या काम करती है, एयर को एयर पाइप में और फूड को फूड पाइप में ट्रांसफर करने का काम करती है।
पर कई बार हम देखते हैं और एक जर्नल सा क्वेश्चन पूछा जाता है और आ भी जाता है कि हमें ना कई बार हिचकी आती है तो हम जनरली क्या कहते हैं कि नानी याद कर रही है, मामा जी याद कर रहे हैं, बुआ जी याद कर रही है, फैमिली में कोई ना कोई याद कर रहा होगा, दादी जी याद कर रहे हैं, तो हम जनरली ये स्टेटमेंट देते हैं। तो बच्चों पर उसका रियल मतलब जब हम साइंस से देखते हैं कि हिचकी आने का रीजन क्या है, तो उसका रीजन दिया जाता है कि देखो एयर जो होती है, समझना साइंटिफिक रीजन क्या है, एयर हमेशा एयर पाइप में जाती है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं इस पाइप को कहा जाता है दैट इज द एयर पाइप, और एयर पाइप का दूसरा नाम क्या है दैट इज द ट्रेकिया। तो एयर हमेशा एयर पाइप में जाती है, पर ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजंस की वजह से आपकी एयर कहां चली जाती है, फूड पाइप में। और फूड पाइप में जाने पर आप कहोगे सर क्या प्रॉब्लम है, फूड पाइप में चली गई तो वो स्टमक में चली जाएगी, स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम के थ्रू, फिर एनस के थ्रू बाहर। पर स्टूडेंट्स लिसन, जब हम एयर की बात कर रहे हैं तो एयर तो क्या होगा, आप जब एक पानी की बाल्टी लेते हैं और उसमें एक गिलास को उल्टा करके जब लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो एयर प्रेशर लगाती है ऊपर जाने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं, उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही हाल आपके फूड पाइप का होगा। तो कल हमने जो पढ़ा था ये मान लीजिए आपकी क्या है, दैट इज द फूड पाइप, और यहां क्या है, ये आपकी एयर, क्या है ये, इसको हम एयर का बबल बनाएंगे तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, दिस इज द, हम कहेंगे एयर, ये एयर बबल है। तो इस केस में क्या होगा कि ये ओसोफेगस इस पे प्रेशर लगाएगी नीचे ले जाने के लिए, और ये एयर का जो बबल है ये ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो उस कंडीशन में एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, मान लो ये ओसोफेगस है और ये आपका हैंड एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों को हमने ऐसे रखा, फूड पाइप इसे नीचे ले जाने की कोशिश करेगा और एयर बबल ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो दोनों में क्या है, कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और उस टाइम आपकी बॉडी ऐसी ही मूवमेंट करेगी जिसे हम हिचकी कहते हैं। तो ये रीजन है, हम जर्नली बट बोलते क्या है, फैमिली में कोई लर्न कर रहा होगा तो वो कोई लॉजिकल आंसर नहीं देते हैं। तो अब इस डायग्राम पे ध्यान दें, इसकी नेमिंग पे, ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, बेटा इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द एपिग्लोटिस। नेक्स्ट, ये जो बॉक्स देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड लैरिंक्स, और इसका दूसरा नाम होता है दैट इज द वॉइस बॉक्स। क्या कहा जाता है इसे, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो इसे वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि आपने एक वोकल कॉर्ड ये बनाया और बच्चों दूसरा वोकल कॉर्ड आपने ये बनाया, तो जो एयर होती है वो इन दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में से होके निकलती है। तो जब एयर इन दोनों के बीच में से, सेंटर में से होके निकलेगी, बिटवीन होके निकलेगी, तो दोनों वोकल कॉर्ड क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और दोनों के वाइब्रेट करने से आप लोग फिजिक्स में जानते हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट प्रोड्यूस साउंड। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो वो साउंड पैदा करता है। तो वही हाल यहां होगा कि इन वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन करने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट, ट्यूब, दैट इज कॉल्ड ट्रेकिया। तो ट्रेकिया जो होती है इट इज कॉल्ड एयर पाइप एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड दैट इज द विंड पाइप। हम इसे और किस नाम से जानते हैं, दैट इज द विंड पाइप। विंड पाइप का भी नेम हम इसे दे सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स फोकस, व्हाट अबाउट दीज रिंग लाइक स्ट्रक्चर, half ring like structure which are present in this diagram. These ring like structures are made up of कार्टिलेज। ये किससे बनी है स्टूडेंट, कार्टिलेज से बनी है। और इसका मेन रोल क्या है, इसका एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट रोल है, और वो रोल क्या है बच्चों कि अगर कार्टिलेज ना हो, समझने की कोशिश करना आप लोग, अगर कार्टिलेज ना हो तो जब एयर क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, तो आपका ट्रेकिया क्या होगा, चिपक जाएगा। और चिपक क्यों जाएगा, क्योंकि यहां क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड होती है, और ये म्यूकस ग्लैंड क्या करती है, इस पोर्शन को चिपका देगी और वो वापस ओपन करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो कार्टिलेज की रिंग है बच्चों, ये क्या करती है, इसके साइज को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि क्या हो, ये चिपके ना।
क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्रैकिया जो है स्टूडेंट्स, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं। इन 2 पार्ट्स को नाम दिया जाता है दैट इज द प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी, और आप इसे प्राइमरी ब्रोंची भी कह सकते हैं। तो नाउ इस प्राइमरी ब्रोंकी को आगे और स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड किया जाता है बच्चों, और इन ट्यूब्स को नाम दिया जाता है दैट इज प्राइमरी को आगे कन्वर्ट कर देंगे दैट इज द सेकेंडरी ब्रोंची, सेकेंडरी ब्रोंची। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकी और आगे छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगी, जैसे कि आप यहां इसकी नेमिंग इस तरह कर सकते हैं, और इस ट्यूब्स को नाम दिया जाता है दैट इज द टर्सरी ब्रोंची। प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी एंड टर्सरी ब्रोंकी। इस ट्यूब को हम आगे समझें तो आप यहां इस लास्ट पार्ट को जब कट करके देखते हैं तो मान लीजिए कि ये जो ट्यूब बनाई है दैट इज द टर्सरी ब्रोंकी। ओके, तो इस टर्सरी ब्रोंकी के आगे जो ये और आगे छोटी छोटी ट्यूब देख रहे हैं बच्चों, इन ट्यूब्स को नाम दिया जाता है दैट इज द ब्रोंक्यूल्स, BRONCHEOLOUS, ब्रोंक्यूलस। आप इसे ब्रोंक्यूलस भी कह सकते हैं। तो लास्ट में जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है दैट इज द एल्वियोलाई, दैट इज द एल्वियोलाई। क्लियर हुआ? अब आगे ध्यान दो। तो ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इस लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन है बच्चों, इस मेम्ब्रेन को क्या नाम देंगे? इसकी डबल मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है दैट इज द प्लूरल मेम्ब्रेन, दैट इज द प्लूरल मेम्ब्रेन। और इस प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड बनाते हैं, और बच्चों इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है दैट इज द प्लूरल फ्लूइड। नेक्स्ट, ये जो आप डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रिब्स, एंड जो बेसल पार्ट आप देख रहे हैं, डोम शेप जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर ये लंग्स टिका हुआ है, इस पार्ट को नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम, दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम। अब आगे सुनते जाएं और देखते जाएं कि हमारा जो लंग्स है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है दैट इज द राइट लंग। क्या नाम देंगे आप इसे? दैट इज द राइट लंग। तो ये हमारे इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट आपने नेमिंग और लेबलिंग किया है दैट इज द राइट लंग। और ऐसा ही एक लंग आप इस तरफ बनाते हैं, सेम टू सेम डिटो, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि ह्यूमन का जो राइट लंग होता है, यानी राइट साइड जो होगा, वो साइज में थोड़ा सा लार्ज होगा, और जो लेफ्ट साइड का लंग हम जो बनाएंगे उसका साइज थोड़ा सा स्मॉल लेंगे जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में हमारे लिए डायग्राम को एक्यूरेट बनाना और कम टाइम में बनाना हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए मैं इसकी नेमिंग पे दोबारा इसके 2 मिनट में आपको बता दूं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड नेजल पैसेज, दिस ट्यूब इज कॉल्ड ओरल पैसेज, नेजल पैसेज एंड ओरल पैसेज together combine in a chamber that is called pharynx. This is also called common chamber for air and food pipe. Next membrane that is called epiglottis. Epiglottis membrane play a very important role in preventing air to move into food pipe and food to move into air pipe. तो ये क्या करती है? एयर को एयर पाइप में ही जाने देगी और फूड को फूड पाइप में ही जाने देगी। तो वो एक दूसरे में ना जा पाए, उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? दैट इज द एपिग्लोटिस। नेक्स्ट पोर्शन, दिस इज कॉल्ड लैरिंक्स, ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। और ये वॉइस बॉक्स का रोल क्या है? इट कंटेन 2 वोकल कॉर्ड। आप लिख सकते हैं लैरिंक्स जो है, इसके बारे में ही लिख रहा हूं, आप ध्यान दें, कंटेन 2 वोकल कॉर्ड। इसके पास कितने वोकल कॉर्ड होंगे? 2 होंगे। एंड व्हेन दे वाइब्रेट,
देन साउंड प्रोड्यूस्ड। हमने क्या कहा बच्चों कि जो लैरिंक्स है इसके पास दो वोकल कॉर्ड होंगे, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी बनाया है, आप देख सकते हैं ये दोनों वोकल कॉर्ड हैं। तो एयर इन दोनों के बीच में से जाती है, तो जब एयर जाती है बच्चों तो ये दोनों वोकल कॉर्ड क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और इनके वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो नाउ एयर हमारी एक लॉन्ग ट्यूब में आएगी, और इस लॉन्ग ट्यूब को क्या कहते हैं, ट्रैकिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एयर पाइप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। तो इस ट्यूब के अंदर हमें हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी, और इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट्स कहते हैं दैट इज द कार्टिलेज। किससे बनी होंगी ये, कार्टिलेज से। तो ट्रैकिया हम जैसे मिड ऑफ द थोरैक्स, इस हिस्से को थोरैक्स कहते हैं, तो जैसे ही थोरैक्स के अंदर पहुंचेंगे इस हिस्से में बिल्कुल सेंटर में ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, और इन दोनों भागों में बंटने वाली ट्यूब्स को नाम दिया जाएगा प्राइमरी ब्रोंकी। और प्राइमरी ब्रोंकी को स्टूडेंट्स हम आगे डिवाइड करेंगे दैट इज द सेकेंडरी ब्रोंकी, जो कि और फाइन ट्यूब्स हैं। और सेकेंडरी ब्रोंकी फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स दैट इज कॉल्ड टर्सरी ब्रोंकी, and finally these tertiary bronchi divided into very small tubules that are called bronchioles या bronchioles, जिन्हें हम क्या कहेंगे, bronchioles कह सकते हैं, और आप इन्हें bronchioles भी कह सकते हैं। तो at the end these bronchioles are divided and make the balloon like structure, और स्टूडेंट ये लास्ट में balloon like structures बनाएंगी, और इन balloon like structures को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, that is the alveoli। क्लियर हुआ? आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और हमारे जो लंग्स होते हैं बेटा उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और इसकी डबल मेम्ब्रेन जो है उनको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में बच्चों एक फ्लूइड होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। क्लियर हुआ? और हमारे लंग्स को एक्सटर्नली और लैटरल साइड से कवर करने का काम कौन करता है, दैट इज द रिब्स। और हमारे लंग्स को नीचे से होल्ड करने का काम कौन करेगा, दैट इज द डायफ्राम। तो ये एक डायग्राम था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और अगर आप इसी ही डायग्राम से इस टॉपिक को समझना चाहें तो आपके लिए मात्र 5 मिनट लगेंगे। विद इन ओनली 5 मिनट यू कैन एक्सप्लेन एंड यू कैन राइट अबाउट दिस डायग्राम एंड इट्स टॉपिक। हाउ यू कैन राइट, यू कैन डिवाइड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू 2 पार्ट। वन इज द कंडक्टिंग पार्ट and student another is the exchange part. So by making these 2 parts we can divide human respiratory system or explain the human respiratory system easily. So how? Focus on the board. We divide this diagram into 2 parts. I'm writing here. First point, that is the conducting part. First point, that is the conducting part, and student second, that is the exchange part. That is the exchange part. So conducting part and exchange part, these are the 2 parts of human respiratory system. So as the name indicating conducting part means in this part conduction of air take place. So here we will start from our external nostril. हम यहाँ कंडक्टिंग पार्ट में कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे जिसे हम नोस्ट्रिल कहते हैं। तो दीज आर द 2 ओपनिंग, ये वो 2 ओपनिंग है जहां से एयर क्या होगी, बॉडी में इंटर करेगी। तो दीज 2 ओपनिंग्स आर कॉल्ड नोस्ट्रिल। तो इन ओपनिंग के बाद जो एयर है दैट विल बी मूव इन, ये अंदर की तरफ जाएगी, और इस अंदर की तरफ जाने वाले पैसेज को स्टूडेंट्स कहते हैं दैट इज द नेजल पैसेज, जो कि आप ये देख सकते हैं। और आपने सुना होगा कि हमें जनरली ये कहा जाता है कि हमें जो रेस्पिरेशन है, इनहेलेशन है, वो बच्चों कहां से करनी चाहिए, तो आंसर क्या देते हैं, नोज से। तो इसलिए बेटा हमें कभी भी माउथ का यूज नहीं करना चाहिए। उसके पीछे एक रीजन है कि हमारी जो नोज होती है बच्चों उसमें हेयर्स होते हैं, उसमें चिपचिपा फ्लूइड होता है जिसे म्यूकोजा कहते हैं। तो म्यूकोजा और हेयर्स का फंक्शन क्या है कि हेयर्स आपके एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, और एयर को फिल्टर करना जरूरी है ताकि आपके लंग्स जो हैं वो हेल्दी रह सके। और दूसरा जो म्यूकोजा है, चिपचिपा फ्लूइड, आपके एयर में अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो उसको ट्रैप कर लेता है, चिपका लेता है।
आगे बात करें, इसके अलावा तीसरा एक और फंक्शन भी है जो कि आपकी नोज परफॉर्म करती है कि जो आपकी एयर है उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल लेके आना, ताकि जब आप ब्रीथिंग करें तो आपको अनकंफर्टेबल ना हो, आपको टेम्परेचर वेरिएशन फील ना हो। तो दैट्स वाई वी हैव टू बी ब्रीथ फ्रॉम आवर नेजल पैसेज, तो इसलिए हमें हमारे नेजल पैसेज से हमेशा ब्रीथिंग करनी चाहिए। तो तीन क्या क्या रीजन थे, पहला तो फिल्टर करता है एयर को, दूसरा डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करता है, तीसरा हम कह सकते हैं बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एयर का टेम्परेचर बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब वो एयर जो है आपके नोस्ट्रिल से नेजल पैसेज से होती हुई लैरिंक्स तक आएगी, लैरिंक्स से नेक्स्ट बात करेंगे ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी से सेकेंडरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी से टर्सरी ब्रोंकी, और टर्सरी ब्रोंकी से आप कहेंगे यहां तक। अगर टर्सरी ब्रोंकी तक बात करते हैं तो दिस इज द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, यहां तक कंडक्टिंग पार्ट होता है। इसके बाद क्या होगा, दैट इज द एक्सचेंज पार्ट। जो एयर है वो क्या होगी स्टूडेंट, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली। इस हिस्से में क्या होगा, आप ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस इज द ब्लड वेसल। ये क्या है बच्चों, दिस इज द ब्लड वेसल। तो इस ब्लड वेसल में बच्चों आपको ब्लड देखने को मिलेगा। तो ब्लड जो होगा उसमें ब्लड में आप क्या लिखेंगे, इस ब्लड के पोर्शन के अंदर आप बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और आपकी एल्वियोली में कौन होगा, ऑक्सीजन होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी बच्चों, आपके ब्लड से एल्वियोली में चली जाएगी और एल्वियोली की ऑक्सीजन आपके ब्लड में आ जाएगी। तो यानी ये वो हिस्सा है जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। तो यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कौन से हिस्से में होती है, तो आप आंसर देंगे दैट इज द एल्वियोली एज वेल एज द ब्रोंक्यूल्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द एल्वियोली। यानी एल्वियोली और एल्वियोली से जुड़ी हुई ट्यूब, ये दोनों के दोनों जिम्मेवार होंगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम डायग्राम बना के हम इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ में आया आप लोगों को इतना? अब आगे ध्यान दें।